अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं फौजिया तबस्सुम आपकी फाउंडेशन साइंस फैकल्टी हिंद गुरु अकेडमी से। हम अभी तक जो बात कर रहे थे वो रिफ्लेक्शन के ऊपर था। चैप्टर लाइट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला पार्ट था रिफ्लेक्शन एंड दूसरा पार्ट जो हम आज शुरू करने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में एक बेसिक डिस्टिंक्शन है, एक बेसिक डिफरेंस ये है कि रिफ्लेक्शन में हम जिस भी मीडियम पे, से फॉर एग्जांपल आपने मिरर लिया और उसको पॉलिश किया, जैसे ही हम इंसिडेंट रे लेके आते हैं और मीडियम से वो टकराती है या मिरर से वो टकराती है तो वो बाउंस बैक करती है, जिसमें दो लॉज थे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में लाई करते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। यही सेम चीज जब हम रिफ्रैक्शन में देखते हैं, पहले तो आप मिरर से पॉलिश हटाइए और उसको एक सिंपल सा ग्लास सरफेस बना दीजिए। अब क्या हो रहा है, जब लाइट की रे एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी, क्योंकि एयर ग्लास के मुकाबले अब रेयरर हो गया और ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम हो गया, तो जब लाइट की रे रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगी तो वो बेंट होगी। ऐसा ही तब भी होगा जब लाइट की रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी। तो ये जो हमारी लाइट बेंड हो रही है, अपना पाथ हल्का सा डिविएट कर रही है, क्योंकि मीडियम बदल रहा है। और जनरली बात करें तो मीडियम बदलने पे स्पीड बदल रही है, तो इस स्पीड के बदलने की वजह से जो लाइट का वेव फ्रंट है वो भी हल्का सा डिविएट हो रहा है एंड हमें एक बेंडिंग देखने को मिल रही है, एक अपेरेंट डेप्थ देखने को मिलती है। तो ये चीज हम देखेंगे रिफ्रैक्शन। जिस तरह रिफ्लेक्शन के दो लॉज थे, इसी तरह बिल्कुल रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज हैं। पहला लॉ तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट है कि चाहे आप इंसिडेंट रे लें, रिफ्लेक्टेड रे लें, जो कि अब रिफ्रैक्शन के टाइम पे रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा, और जो आपका नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में होनी चाहिए। जब हम रिफ्लेक्शन में बात कर रहे थे, मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि प्लेन से मेरा क्या कहने का मतलब है, ठीक है। तो वहां जाके आप चेक करें कि व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग कि एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। दूसरा, वहां रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता था, लेकिन रिफ्रैक्शन में अब ऐसा नहीं होगा, बिकॉज लाइट की रे बेंड होगी तो या तो रिफ्रैक्शन वाला एंगल इंसिडेंस से ज्यादा होगा या तो कम होगा, सीधी सी बात है। तो हमें यही चेक करना है कि कितना बेंड हुआ, और ये दूसरा लॉ किस चीज का डिस्टिंक्शन देता है, विच सेज जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इनका जो साइन कंपोनेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऐसा कहना था स्नेल का, और इसी वजह से सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। अब रिफ्रैक्शन वाले इस पोर्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से काफी सारे सवाल आते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए अलग अलग पैटर्न से हमें उसको समझना है। तो हम इस चीज को स्टार्ट करेंगे बाय सेइंग लॉज क्या है रिफ्रैक्शन के, डेंसर मीडियम क्या होता है, रेयरर मीडियम क्या होता है, और लाइट कैसे अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, टुवर्ड्स जाती है, लॉजिक क्या है इसके पीछे। लेट्स जस्ट फिगर दैट आउट। ओके, तो हमारा टॉपिक होगा स्नेल्स लॉ, एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंस जो इस टॉपिक की होगी, हाईलाइट होगी, वो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स करना भी देखेंगे। ओके बेटा, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लाइट का रिफ्रैक्ट होना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब लाइट की इंसिडेंट रे का अपना पाथ बदलना, करेक्ट। तो जैसे ही हम देख पा रहे हैं, ये इंसिडेंट रे आ रही है और ये एयर में है और ग्लास है नीचे, तो ग्लास के मुकाबले एयर एक रेयरर मीडियम है। अच्छा, एक मेन कंसर्न है जब हम रिफ्रैक्शन का टॉपिक करते हैं, वो है डेंसिटी के ऊपर। जब भी हम रिफ्रैक्शन में डेंसिटी की बात करते हैं तो हम मास डेंसिटी की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी की। अब मैम, मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी में क्या फर्क है? से फॉर एग्जाम्पल हम वाटर और आयरन ले लें, है ना, तो वाटर का मास पर यूनिट वॉल्यूम आयरन के मास पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से कम है। तो मास डेंसिटी की बात करें तो वाटर की डेंसिटी कम है और आयरन की ज्यादा है, ये तो मास डेंसिटी होगी। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल ले लें, केरोसिन की और वाटर की। अगर मास डेंसिटी देखें तो केरोसिन क्योंकि पानी के ऊपर फ्लोट करता है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है पानी से, और पानी की डेंसिटी कम है। पर
जब आप लाइट में रिफ्रैक्शन में दोनों केरोसिन और वाटर को देखेंगे तो वाटर ऑप्टिकली डेंसर होगा देन केरोसिन ऑप्टिकली डेंसर होगा देन वाटर। ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी है ये है बिल्कुल डिफरेंट मास डेंसिटी से। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जो हमें ये बता रही है कि वो जो भी मटेरियल है जिसमें लाइट जा रही है वो लाइट की स्पीड को कितना कम कर रहा है। जितना लाइट की स्पीड को वो कम करेगा उतना वो ज़्यादा डेंसर होगा, उतनी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी। तो भले ही आपका जो केरोसिन है वो मास डेंसिटी में वाटर से कम डेंस है तभी उसके ऊपर फ्लोट करता है, लेकिन जब ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करेंगे तो वो वाटर से ज़्यादा डेंस है। तो जब हम डेंसर और रेयरर मीडियम देख रहे हैं तब हम बेसिकली ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे होते हैं। होप दैट यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने एयर लिया है जो कि ग्लास के मुकाबले एक रेयरर मीडियम है और ग्लास एक डेंसर मीडियम। तो जब लाइट की रे इंसिडेंट रे ये हमारा नॉर्मल है जिसके कंपैरिजन में जिसके रेफरेंस पे हम एंगल्स मेजर करेंगे। तो जो हमारी इंसिडेंट रे है जैसे ही यहाँ टकराएगी नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अब जाना तो चाहिए था इसको सीधा, है ना, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये हमारी रेफरेंस एक्सिस होती, यानी कि ये सीधा निकलता बिना किसी डेविएशन के। पर एयर एक रेयरर मीडियम है और रेयरर मीडियम में कोलिजन्स कम होंगे तो एयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, है ना। और ग्लास जो है वो एयर के मुकाबले एक डेंसर मीडियम है, जैसे ही लाइट उस पर टकराएगी बार बार अपना स्पीड कम करेगी। एज अ रिजल्ट ग्लास में स्पीड कम हो जाएगी। तो जब भी अब आपकी लाइट की रे आ रही है रेयरर टू डेंसर तो वो ज़्यादा स्पीड वाले एरिया से कम स्पीड वाले एरिया की तरफ आ रही है। तो बहुत तेज से लाइट आने वाली कम बिल्कुल लो स्पीड में जब जाएगी तो उसके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो वो नॉर्मल की तरफ जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, या तो वो नॉर्मल से और दूर चली जाएगी। अब कॉमन मैन्स लैंग्वेज में देखें इसके पीछे लॉजिक है वेव फ्रंट्स का और लाइट के जो भी वेव फॉर्म्स है उनके वेव फ्रंट्स का। लेकिन जनरली बात करूँ तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाने के लिए और ही एनर्जी लगेगी और टुवर्ड्स जाने पे बिल्कुल कम एनर्जी लगेगी। सो इट विल चूज अ पाथ ऑफ लेस एनर्जी, और जैसे ही स्ट्रेट नहीं जा सकता क्योंकि ये हाई स्पीड से लो स्पीड की तरफ गया है इट विल गो टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो हम एक बेसिक फंडा याद रखेंगे, जब भी लाइट की रे रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है तो वो ज़्यादा स्पीड से कम स्पीड की तरफ जा रही है, उसकी स्पीड कम हो रही है तो वो शॉर्टेस्ट पाथ यानी टुवर्ड्स नॉर्मल चूज करेगी। अगर वो डेंसर से रेयरर की तरफ आ रही है मतलब कम स्पीड से ज़्यादा स्पीड की तरफ आ रही है तो ऑब्वियसली अब उसके पास स्पीड ज़्यादा है, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस तरह इस हिंट से आप इसको याद रख सकते हैं। ओके नेक्स्ट है हमारे दो लॉज जो कि मैं बता चुकी हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वही कहता है जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, डिफरेंस सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे का है कि जो तीनों रेज है नॉर्मल, इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे ये एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए, आउट ऑफ द प्लेन आप नहीं जा सकते हैं। और दूसरा लॉ है स्नेल्स लॉ जो कि कहता है कि जो ये आपकी इंसिडेंट रे है उसका साइन कंपोनेंट, ये इंसिडेंट रे जो है इसका इस एंगल का साइन कंपोनेंट साइन आई, और ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है इसका भी साइन कंपोनेंट साइन आर, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। अब हम जानते हैं जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन को इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो हम हमेशा एक कांस्टेंट लेके आएंगे विच इज n, या फिर उसको न्यू भी आप कह सकते हैं। तो ये n हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर जो कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो ये है सेकेंड लॉ, स्नेल्स लॉ के नाम से भी बहुत फेमस है। ओके बेटा आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ यही सेम चीज हमने बिल्कुल नोटिस करी है। एक बार हम रेयरर टू डेंसर गए और एक बार हम डेंसर टू रेयरर गए। रेयरर मीडियम में है, बिल्कुल आप भी जब भी क्वेश्चंस कर रहे होंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चंस करना जब आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन दिए गए होते हैं। तो बिल्कुल यही लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए आप इस टॉपिक से कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम जब रेयरर मीडियम में है, स्पीड बहुत ज़्यादा है, डेंसर मीडियम में है, स्पीड कम है, तो लाइट की रे जो है ये ऐसे इस वाले पाथ पे नहीं जाएगी बल्कि नॉर्मल की तरफ जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब लाइट की रे डेंसर से रेयरर में जा रही है, डेंसर में स्पीड कम है, रेयरर में स्पीड ज़्यादा है, तो हम ये वाला पाथ नहीं लेंगे, बिना डिफ्लेक्शन वाला पाथ ये वाला नहीं लेंगे, बल्कि इससे भी दूर यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल चले जाएंगे। सो दिस इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड दिस इज टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ एक बात समझने की है, वो देख लीजिए आप। अगर हम रेयरर से डेंसर जा रहे हैं तो एंगल आई बड़ा है और एंगल आर छोटा है, क्योंकि हम ओरिजिनल रे से तो टुवर्ड्स नॉर्मल आए हैं, तो एंगल आई ज्यादा है और एंगल आर कम है ना। अगर यहाँ चेक करें डेंसर टू रेयरर, तो एंगल आई कम है पर एंगल आर अब बढ़ चुका है, एंगल आर ज्यादा हो चुका है। अब चलिए वापस n वाली फॉर्मूला पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली फॉर्मूला पे, स्नेल्स लॉ वाली, विच इज साइन आई अपॉन साइन आर, और चेक करते हैं कि रेयरर मीडियम जो है आपका, उसमें जो आपका r है वो बढ़ जाता है ना। तो रेयरर मीडियम में जब r बढ़ेगा तो n तो कम हो जाएगा, है ना। सिमिलरली जो डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में r कम हो जाता है, तो r जब कम होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो n बढ़ जाएगा। तो यहाँ हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि जो डेंसर मीडियम होता है, जो डेंसर मीडियम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, उसका n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, और जो रेयरर मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। एक और बात समझते हैं, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है और रेयरर मीडियम में क्योंकि पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर है तो लाइट की स्पीड ठीक ठाक कम नहीं होती। तो बिल्कुल डेंसर मीडियम में स्पीड कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और स्पीड कम है, और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है मगर स्पीड ज़्यादा है। तो हम ये तो समझ गए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, है ना। तो जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्मूला लिख रहे होंगे, ये सारा लॉजिक मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि फॉर्मूला के टाइम पे ये आपको बिल्कुल ध्यान में रहे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्मूला अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ही रिस्पेक्ट में पूछी गई है तो आप n1/n2 जैसे भी आप लिख रहे हैं, लेकिन उसी फॉर्मूला को आपको उलटना पड़ेगा अगर वो फॉर्मूला स्पीड में कन्वर्ट हो रही है, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब बड़ा है तो मीडियम डेंसर है, डेंसर मीडियम है तो स्पीड कम है, तो n वाली फॉर्मूला का उल्टा आपकी स्पीड वाली फॉर्मूला है। ऐसा इस रीजन से क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का ज्यादा होता है लेकिन एट द सेम टाइम स्पीड डेंसर मीडियम की कम होती है। ओके, जब हम फॉर्मूलाज करेंगे तब आप इस लॉजिक को समझ पाएंगे और अच्छे से। तो ये है आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको समझते हैं पहले, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अगर हम किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर कर रहे हैं एयर के साथ या वैक्यूम के साथ, उसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं। से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इंटरफेस है या बाउंड्री है जहाँ मीडियम चेंज हो रहे हैं, ऊपर एयर है और नीचे ग्लास है, तो मैं लाइट की रे पहले तो नॉर्मल बनाया और लाइट की रे जहाँ से आ रही है वो हमारा इंसिडेंट रे जहाँ से आ रही है वो हमारा रेफरेंस मीडियम है, ठीक है। और उसके बाद हम जा रहे हैं दूसरे मीडियम में,
तो इस मीडियम में क्या हो रहा है, इस इंटरफेस पे क्या हो रहा है, लाइट एयर से ग्लास में जा रही है। तो ऐसे लिखा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो विद रिस्पेक्ट टू यानी योर रेफरेंस मीडियम जहां आपकी इंसिडेंट रे है, विद रिस्पेक्ट टू ये दूसरा वाला डिजिट जो मैंने बनाया, विद रिस्पेक्ट टू ये हमेशा आपका रेफरेंस मीडियम होता है जहां से लाइट की रे आ रही है। से फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ द रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग ग्लास फ्रॉम एयर, तो एयर से आप आ रहे हो, ग्लास में जा रहे हो, तो दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो जहां से आपकी इंसिडेंट रे आ रही है वो विद रिस्पेक्ट टू वाला मीडियम है। ओके, तो ये तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, एब्सोल्यूट यानी कि एयर के साथ कंपेयर किया। अब हम जानते हैं, मैंने आपको एक छोटा सा तरीका बोला था कि हम जब एग्जामिनेशन में मार्क्स लिखते हैं तो मैक्सिमम नीचे लिखते हैं, टोटल विद रिस्पेक्ट टू नीचे लिखते हैं और जितने आपके नंबर आए हैं वो ऊपर लिखते हैं। से फॉर एग्जांपल मेरे 30 में से 28 नंबर आए तो 30 नीचे लिखा, 28 ऊपर लिखा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ बिल्कुल वही करना है आपने। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि आप एयर के साथ कंपेयर कर रहे हो वो नीचे लिखना है और जिसको आप कंपेयर कर रहे हो वो ऊपर लिखना है। सिंपल, जैसे हम मार्क्स एलोकेट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब अगर इसको स्पीड की फॉर्मूला में बदलना हो तो उलटना है, बिकॉज जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो डेंसर होता है, उसकी स्पीड कम होती है। तो ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम c से डिनोट करते हैं और स्पीड ऑफ लाइट इट कैन बी एनी मीडियम, हाँ अभी है मीडियम ग्लास बट इट कैन बी एनी मीडियम। ठीक है, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो हमें ये ध्यान रखना है जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बना रहे हो, अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर हो रहा है एयर के साथ या फिर वैक्यूम के साथ, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। और अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर हो रहा है किसी और चीज के साथ, मतलब ग्लास का वाटर के साथ कंपेयर हो गया, वाटर का डायमंड के साथ कंपेयर हो गया, तो दीज आर relative refractive indexes. ठीक है, तो absolute is in comparison with air and vacuum and relative is in comparison with any of them. Okay, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाते टाइम पे आपने यही ध्यान रखना है। इसको कैसे रीड करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, लेकिन स्पीड में उल्टा हो जाएगा, स्पीड ऑफ 1 अपॉन स्पीड ऑफ 2। ऐसा इसलिए क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है जो हम हायर क्लासेस में करेंगे, मोस्टली क्लास 10th में कम सवाल आते हैं यहाँ से या बिल्कुल आते नहीं, वो है वेव लेंथ को लेके। नाउ हम जानते हैं कि जैसे ही लाइट की स्पीड कम हो जाएगी उसकी वेव लेंथ भी कम हो जाएगी, द लेंथ ऑफ द साइकिल वो भी कम हो जाएगी। तो अगर इसको वेव लेंथ की फॉर्म में भी लिखना हो तो λ1 अपॉन λ2 कर देंगे, मतलब जो स्पीड का फॉर्मूला होगा बिल्कुल एग्जैक्टली वेव लेंथ का भी वही रहेगा, क्योंकि स्पीड के कम होने पे वेव लेंथ भी कम होगी। फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं होगा इसका, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है ना कि मीडियम में जिसमें लाइट ट्रैवल कर रही है। तो फ्रीक्वेंसी यानी लाइट का सोर्स क्या है, कहाँ से आ रही है, उस पर डिपेंड करेगी। तो जो आपकी स्पीड का रिलेशन होगा वही हमारी वेव लेंथ का भी रिलेशन होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये है ग्लास स्लैब जिसमें हम यही रिफ्रैक्शन चेक करेंगे कैसे हो रहा है। तो ग्लास स्लैब पे हमें दो इंटरफेसेस दिखने को मिल रहे हैं, बाउंड्री लेयर्स। पहला तो ये है इंटरफेस 1 और दूसरा ये वाला लेयर जो कि है हमारा इंटरफेस 2। अब इंटरफेस 1 पे चेक करिए तो ऊपर एयर है, नीचे ग्लास है। तो इस इंटरफेस पे ऊपर रेयरर मीडियम है और नीचे डेंसर मीडियम है, और इस वाले इंटरफेस पे इंटरफेस 2 पे या बाउंड्री 2 पे ऊपर डेंसर मीडियम है और नीचे रेयर मीडियम है। ठीक है, ऊपर डेंसर मीडियम नीचे रेयर मीडियम। तो
अब हम दो इंटरफेसेस पे दो बार रिफ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। हम जानते हैं ये हमारा नॉर्मल है और जो इंसिडेंट रे आएगी वो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी। तो ये हमारा पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हम आ रहे हैं रेयरर टू डेंसर, यानी कि ज्यादा स्पीड से कम स्पीड की तरफ। तो ऑब्वियसली हम छोटा वाला रास्ता चुनेंगे, टूवर्ड्स नॉर्मल जाएंगे। तो ये ओरिजिनल पाथवे है, हाँ, दिस इज ओरिजिनल इंसिडेंट रे। यहाँ हम नहीं जा रहे हैं, दिस इज योर ओरिजिनल इंसिडेंट रे, लेकिन हम गए टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो एंगल आर हमारा एंगल आई से छोटा हो गया। तो रेयरर से डेंसर जाने पे टूवर्ड्स नॉर्मल चले गए हैं और ये आपका जो स्पीड है ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है। अब यही रिफ्रैक्टेड रे दूसरे इंटरफेस पे पहुंचेगी, है ना। दूसरे इंटरफेस पे आप नॉर्मल बनाइए, लेकिन इस इंटरफेस पे हम डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि कम स्पीड से ज्यादा स्पीड की तरफ जा रहे हैं। ज्यादा स्पीड की तरफ जाओगे तो you'll go away from the normal because you have energy to do so। तो हम जा रहे हैं, ये ओरिजिनल रे है, हाँ, तो यहाँ रेफरेंस ये रही, मगर यहाँ से हम नहीं जा रहे, हम इससे और दूर अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहे हैं। इस रे को जो सबसे लास्ट में निकल रही है इसे कह रहे हैं इमर्जेंट रे। और ये जो इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा इसे एंगल ऑफ इमर्जेंस कहेंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात है इस स्लैब की, अगर आप इस इंसिडेंट रे को बिना बेंड किए ओरिजिनली लेके जाओ बिल्कुल बाहर तक, मतलब मान लो कि बेंड हुआ ही नहीं था ओरिजिनल इंसिडेंट रे, और जो आपका पाथ है जो एक्चुअल में फॉलो हुआ, एक बार टुवर्ड्स द नॉर्मल एक बार अवे फ्रॉम नॉर्मल, एंड तब जाके आपकी इमर्जेंट रे निकली। तो ये जो इमर्जेंट रे है और ये जो हमारा ओरिजिनल इंसिडेंट रे है, ये दोनों एग्जैक्टली पैरेलल निकलते हैं, इनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस इक्वल होता है और इसी डिस्टेंस को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये चीज आपको स्लैब में दिखेगी, प्रिज्म में नहीं। प्रिज्म में तो एंगल ऑफ डेविएशन, और वहां कभी भी आपकी इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल नहीं होते। तो दिस इज अ थिंग विद स्लैब्स कि स्लैब में क्या हो रहा है, जो आपकी ओरिजिनल इंसिडेंट रे है और जो दो बार रिफ्रैक्ट होने पे इमर्जेंट रे निकल रही है, ये दोनों पैरेलल है और इनके बीच के इस डिस्टेंस को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो है रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ को लेके। तो आपने एक बेसिक एक्सपेरिमेंट अगर क्लासरूम्स में भी किया होगा, एक पानी का छोटा सा ग्लास लिया आपने, उसमें पानी भरा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया है और एक पेंसिल रख दी उसमें, तो पेंसिल बीच में से बेंट होता हुआ दिखाई देता है। या फिर एक पूल में अगर हम कॉइन डालते हैं तो कॉइन थोड़ी उभरी सी लगती है, एक्चुअल हाइट उसकी कुछ और होती है बट थोड़ी सी अपेरेंट दिखती है, उभरी हुई दिखती है। तो ऐसे भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ओरिजिनल डेप्थ तो कुछ और होती है, क्योंकि हम रेयरिटी से डेंसर जा रहे हैं या डेंसर से रेयरर जा रहे हैं, जब भी मीडियम चेंज कर रहे हैं तो लाइट की रे एक्चुअल से हल्की सी बेंट हो जाती है और हमें अपेरेंट डेप्थ दिख जाती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस केस में हो जाएगा रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। ये मछली जो एक्चुअल में यहाँ है, लेकिन क्योंकि हम एयर से वाटर में जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ दिख रही है। तो ये इसकी अपेरेंट डेप्थ हुई और ये इसकी रियल डेप्थ हुई। तो कभी कभी सवाल रियल और अपेरेंट डेप्थ से भी आता है, जहाँ आप डायरेक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ लिख सकते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टेबल है जहाँ हम कुछ कंक्लूजन्स देख सकते हैं। वो ये कि जैसे ही मैं एयर से डायमंड पे गई, यानी कि मैं मीडियम को डेंस करती जा रही हूँ, तो जो सबसे डेंसर मीडियम है यहाँ पे डायमंड, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ रही है, और बात ध्यान में ये रखनी है कि मैं मास डेंसिटी की बात नहीं कर रही, ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रही हूँ। जैसे कि मैंने समझाया, ये देखिए, ये है केरोसिन और ये है आपका वाटर।
तो मास डेंसिटी की बात करें तो केरोसिन तो कम डेंस है, तभी वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करो तो केरोसिन लाइट को ज्यादा बेंड करता है, लाइट की स्पीड को और कम करता है रादर देन वाटर। तो केरोसिन ऑप्टिकली इज डेंसर बट मास डेंसिटी उसका कम है। तो जब भी हम डेंसर और रेयर की बात करें, यू हैव टू कीप दिस इन योर हेड कि हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल डेंसिटी की। ओके, तो यहाँ से हमने देखा एयर का ऑलमोस्ट 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, इन दोनों में भी आप जानते हैं वाटर और आइस, क्योंकि आइस बहुत ज्यादा वॉल्यूम ले लेता है तो उसकी डेंसिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है, और वाटर की डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा नहीं, सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर पे इसका फर्क पड़ता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने समरी में क्या देखा वो एक बार देख लेते हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। तो बेटा हमने देखा पहली चीज तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मैम साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, ये पहली चीज देखी, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की पहली फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दूसरी फॉर्मूला मैम डेप्थ को लेके, रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ जो हमें दिख रही है, ठीक है, ये आपका दूसरा फॉर्मूला। नेक्स्ट है मैम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट में हम एयर के साथ कंपेयर करते हैं या वैक्यूम के साथ कंपेयर करते हैं। तो अगर मैं लिख रही हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, बस इतना लिख रही हूँ, आप जान लीजिए कि कंपेयर किसके साथ हुआ है, एयर के साथ। तो जो हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है ना वो है एब्सोल्यूट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कहने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और ऐसे इसको आप लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। रिलेटिव में आपको एयर के रिस्पेक्ट में नहीं किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में देखना है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बोलूं, मैंने बिल्कुल इनका उल्टा कर दिया ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो मैं यहाँ ये भी बोल सकती हूँ कि जो N1 2 है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ उसका उल्टा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ये 1 के बराबर होंगे। कहने का मतलब मैं उल्टा कह रही हूँ, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 है 4/9, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होगा 9/4, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो ये चीज हमने अभी तक सीखी है। और एक और बात जो हमने सीखी वो क्या थी, वो थी रिलेटिव में फॉर्मूला बनाने का तरीका, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ देख लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, कुछ भी हो सकता है, एब्सोल्यूट हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, ऐसे अगर लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, रीड कैसे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्मूला लिखूंगी तो मैं ऐसे लिखूंगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। और अगर इसको स्पीड में चेंज करूंगी तो ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा वो उतना डेंसर, उसकी स्पीड उतनी कम। ओके, तो दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन 1। और जो स्पीड की फॉर्मूला है एग्जैक्टली वही रूल वेवलेंथ की फॉर्मूला के साथ है, तो वेवलेंथ ऑफ 2 अपॉन वेवलेंथ ऑफ 1। तो ऐसे करेंगे इसको, तो ध्यान में ये रखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में n वाली फॉर्मूला में विद रिस्पेक्ट टू वाला नीचे है डिनोमिनेटर में, और स्पीड वाली फॉर्मूला में विद रिस्पेक्ट टू वाला ऊपर है। और ये विद रिस्पेक्ट टू वाला होता कौन है, विद रिस्पेक्ट टू वाला आपका ये मीडियम है जहां से आपकी इंसिडेंट रे आ रही है, वो है आपका विद रिस्पेक्ट टू वाला मीडियम, ठीक है। सो अगर मैं ऐसे कर रही हूँ और इंसिडेंट रे यहाँ से जा रही है, ये ग्लास है और ये एयर है, तो आप क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, क्योंकि इंसिडेंट रे ग्लास में है, रेफरेंस मीडियम ग्लास है। और अगर मैं ऐसे करूं, अब यहाँ एयर लिख दूं और यहाँ ग्लास लिख दूं, और ये है आपका नॉर्मल,
और इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, तो जहां से इंसिडेंट रे आ रही है वो आपका विद रिस्पेक्ट टू वाला मीडियम है, तो दिस विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो विद रिस्पेक्ट टू वाला वो मीडियम होता है जहां से इंसिडेंट रे आती है, विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली फॉर्मूला में नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, विद रिस्पेक्ट टू स्पीड वाली फॉर्मूला में ऊपर आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूलाज आपस में उल्टी हैं, क्योंकि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है बेटा, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड आपके न्यूमेरिकल्स करने के लिए। ओके